नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ा है। वो टॉपिक है सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच की वो धुंधली सी रेखा। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों से थोड़े अलग हैं या कोई ऐसा काम किया है जिसे शायद बाकी लोग समझ नहीं पाए? सच तो ये है कि हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान आखिर वो लाइन खींचता कहाँ है जो अलग होने को असामान्य बना देती है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल क्या है। ये बताना कोई आसान काम नहीं है। ये जो रेखा है ना, ये बहुत ही धुंधली है। जरा सोचिए, एक कल्चर में बड़ों के सामने सिर झुकाना सम्मान की निशानी है, वहीं दूसरी जगह हो सकता है इसे थोड़ा अजीब माना जाए। तो साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि सामान्य और असामान्य के बीच कोई ब्लैक एंड व्हाइट लकीर नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं। तो फिर सवाल ये है कि मनोवैज्ञानिक इस धुंधली तस्वीर को साफ कैसे करते हैं? उनके पास कुछ खास मापदंड होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह की टूल किट होती है जिससे वो किसी भी व्यवहार को जांचते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट क्या देखते हैं? वो कई सवाल पूछते हैं, जैसे क्या ये व्यवहार आंकड़ों के हिसाब से बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है? क्या ये समाज की जो अनकहे नियम कानून हैं उन्हें तोड़ता है? और सबसे जरूरी, क्या इसकी वजह से उस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ या तनाव हो रहा है? क्या ये उसके रोजमर्रा के काम और रिश्तों में रुकावट डाल रहा है? या फिर क्या ये किसी सिचुएशन के लिए एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है? इन्हीं सवालों के जवाब तस्वीर को साफ करते हैं। इन सब में से एक आइडिया सबसे ज्यादा अहम है, अप्रक्रियात्मक व्यवहार। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या यह व्यवहार किसी को अपनी जिंदगी ठीक से जीने से रोक रहा है? क्या ये उसके काम, उसके रिश्तों या उसकी अपनी खुशी के आड़े आ रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ और गहराई से देखने की जरूरत है। अच्छा, एक बार जब व्यवहार की पहचान हो जाती है, तो अगला सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, इसकी जड़ें कई जगह हो सकती हैं। सबसे पहले हमारी अपनी बायोलॉजी, हमारे जीन्स, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव या हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य की नींव की तरह हैं। फिर आते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें हमारी जिंदगी के अनुभव, खासतौर पर बचपन के अनुभव और परिवार के साथ हमारे रिश्ते शामिल होते हैं। हमने मुश्किलों से निपटना कैसे सीखा है, ये भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और आखिर में सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, मतलब जिस समाज में हम रहते हैं उसके नियम और उम्मीदें, आर्थिक दबाव या किसी तरह का भेदभाव, ये सभी किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आमतौर पर कोई एक विलन नहीं होता। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का एक जटिल ताना-बाना है जो मिलकर किसी की मानसिक स्थिति को बनाते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये व्यवहार और उनके कारण एक खास पैटर्न में एक साथ आते हैं, तो उन्हें मानसिक विकारों यानी मेंटल डिसऑर्डर्स के रूप में पहचाना जाता है। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। एक बहुत ही आम कैटेगरी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे दुश्चिंता भी कहते हैं। ये सिर्फ कभी-कभी घबराहट महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये लगातार चिंता और डर की एक ऐसी हालत है जो जिंदगी पर हावी हो सकती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फोबिया यानी दुर्भीति। ये किसी चीज जैसे ऊंचाई या मकड़ियों से एक बहुत तेज बेमतलब का डर है, जबकि असल में खतरा उससे कहीं कम होता है। ये डर इतना ज्यादा होता है कि इंसान उस चीज से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक और गंभीर स्थिति है सिजोफ्रेनिया या मनोविदलता। इसके लक्षणों में अक्सर विचारों में बहुत ज्यादा उलझन होना, असलियत से नाता टूट जाना, अपनी भावनाओं को जाहिर करने में मुश्किल होना और यहाँ तक कि बेतुकी बातें करना भी शामिल हो सकता है। पर यहाँ एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, इन बीमारियों के नाम किसी पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं है। ये जो डायग्नोसिस है, ये डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ एक टूल है, जिससे वो समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है और मदद का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सकें। तो इन सभी परिभाषाओं और कारणों के बाद असली सबक क्या है? अगर हमें इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी है, तो वो क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जवाब एक शब्द में है, सहानुभूति।
जब हम ये समझ जाते हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी कॉम्प्लेक्स है और इसके पीछे कितने सारे कारण हो सकते हैं, तो किसी को जज करने की जगह उससे सहानुभूति रखना आसान हो जाता है। यही समझ मेंटल इलनेस से जुड़े कलंक को मिटाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। आखिरकार साइकोलॉजी का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मदद करना। जैसा कि ये विचार हमें याद दिलाता है, इसका मकसद लोगों को उन व्यवहारों को बदलने में मदद करना है जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि वे समाज में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकें और एक बेहतर जिंदगी जी सकें। मैं आपको बस एक सोच के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या होगा अगर हम किसी के संघर्ष को देखते समय ये पूछना बंद कर दें कि इसमें क्या गलत है, और इसकी जगह ये पूछना शुरू करें कि इसके साथ क्या हुआ था? ये एक छोटा सा बदलाव हमारे देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।